हेलो दोस्तों, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। कहते हैं कि मंजिलें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमारे पैरों के नीचे होते हैं। इसी जज्बे और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्लास 12 लेसन नंबर फर्स्ट का 12 क्वेश्चन से। खास करके राहुल टॉप 10 चल रहा है। राहुल टॉप 10 जितने भी क्वेश्चन जैसे सबमिट होने वाले हैं, सेम टू सेम उसका एक्सप्लेनेशन, छोटे छोटे क्वेश्चन का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहला वीडियो सबमिट हुआ, बहुत सारा जो रिस्पांस रहा, मैंने काफी उस पर देखा। बस एक थोड़ी छोटी सी शिकायत है, आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया। प्लीज कमेंट किया करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया करिए। बस यही एक्सपेक्ट है आपके लिए। बड़ा प्रयास हो रहा है, आप छोटा छोटा प्रयास करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पराग स्त्री के संकर्षण में, अच्छा, संकर्षण और आकर्षण बातें समझिएगा। संकर्षण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पराग कहां होता है? यहां पे होता है। इसमें परागकण, अरे भैया परागकण इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? परागकोश के अंदर। परागकोश, परागकोश, इस एंथर को बोलते हैं वो परागकोश यार बोलते हैं। परागकोश में क्या भरा होता है? परागकण भरे होते हैं। परागकणों का स्वतंत्र होकर वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। आपसे पूछता है परागण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि परागकोश से, या ऐसे बना सकते हैं कि किसी पुष्प के परागकण जब स्वतंत्र होकर उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्वतंत्र होकर कहां पहुंच गए बाबू? वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो परागण कहलाता है। परागण जब हो जाता है तो समझिए कि यहां स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर आ गए परागकण। परागकण जब वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो निषेचन भी तो करना है। यहां से लेके यहां तक तो आना है ओव्यूल के पास। ओव्यूल के पास तो ओवरी है, और सॉरी एम्ब्रियो है, तो इसी में तो फ्यूजन करना है। तो सोचिए, अब हम इतने बड़े हैं तो हमारे लिए तो ये रास्ता एक बित्ता का है, लेकिन जो एकदम छोटे खुनी है बेचारा, इसके लिए ये रास्ता तो बहुत बड़ा है ना। ये आसानी से कैसे यहां तक आता है, वही बात पूछ रहा है। तो समझिए, इनके बीच में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इससे कुछ रसायन का स्राव होता है। किसका? रसायन का। और यह रसायन जो होते हैं हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। और जब कोई परागकण जर्मिनेट हो जाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है, तो ये रसायन इसको आगे तक पहुंचने में और ओव्यूल से निषेचन करने में मदद करते हैं। तो यही प्रोसेस पूछ रहा है कि भैया पराग स्त्री के सर संकीर्ण, अच्छा संकीर्ण का मतलब आकर्षण, आकर्षित करना है ना। संकर्षण और आकर्षण एक ही शब्द है, बस थोड़ा घुमा दिया गया है। संकर्षण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो भैया रसायन उत्तरदायी होते हैं, है ना। यहां से परागकण उत्पन्न हो रहा है, इसके आकर्षण के लिए उत्तरदायी कौन है भाई मेरे? रसायन उत्तरदायी है। ये बेस्ट एग्जांपल वो है। दूसरा पॉली इम्ब्रियोनिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। पॉली का मतलब होता है, अरे सॉरी, बहुभ्रूणता क्या है यार? बहु का मतलब होता बहुत से, अब भ्रूण का मतलब भ्रूण। जिस ओवरी में बहुत से भ्रूण का निर्माण हो जाए वही कहलाता है पॉली इम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता। बहु का मतलब बहुत, अब भ्रूण का मतलब भ्रूण। बहुत से भ्रूण का निर्माण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। सो सिंपल, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट है 14वां। सेव तथा टमाटर का खाने योग्य भाग। सेव के ऊपर का जो भाग होता है, जो खाने एकदम खाते हैं चाव से, पुष्प आसन होता है। क्या होता है? पुष्प आसन होता है। देखिए मैंने डायग्राम सेट करके रखा है। पुष्प आसन होता है। और दूसरा टमाटर, टमाटर का मध्य भित्ति है ना, क्या खाया जाता है? सॉरी, मध्य भित्ति, फल भित्ति खाई जाती है ना। फल की जो चारों तरफ भित्ति होती है लाल, वो खाई जाती है। बीच में बीज होता है, सबसे बाहर उसकी आवरण होता है, और बीच में फल भित्ति होती है। तो टमाटर का फल भित्ति खाया जाता है और सेव का पुष्प आसन खाया जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता रट लीजिएगा, प्रोफेसर पी माहेश्वरी। कौन? प्रोफेसर पी माहेश्वरी ने क्या किया था? भ्रूण विज्ञान में भाई बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है, डायग्राम देख लीजिए प्रोफेसर पी माहेश्वरी का। ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जन्मदाता या जनक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। याद करना है बस, केवल ये पॉइंट है रटने वाली कि इन्होंने बहुत बेहतर योगदान दिया था भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक। नेक्स्ट है भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? समझिए, ये निषेचन की प्रक्रिया है।
जब ये परागकण नीचे की तरफ आते हैं तो इसके बीच में यही वाला बाबू हमने यहां बना के रखा है, और इसे हम कहते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। अगर मैं इस वाली घटना को यहां दर्शाऊं तो मैंने कई बार बताया कि ये जो पराग नलिका है ये इस तरफ से आती है और इसके बीच में ऐसे खुल जाती है, और जब बाबू खुलती है ना तो इसके बीच में ये एग होता है, अंड होता है, इसके बीच में दो सिनर्जिड सेल को बोलते हैं सहायक कोशिका। जैसे दोस्त नहीं होते हैं, सहायता करते हैं मर मुसीबत में, ऐसे ही तो आसपास की जो कोशिका होती है सिनर्जिड सेल सहायक कोशिका होती है, इसके बीचों बीच अंड होता है, एग होता है, दो ऊपर न्यूक्लियस धारण करने वाली पोलर न्यूक्लियाई होती है। पिछली वीडियो मैंने इसे एंटीपोडल सेल कह दिया था, लेकिन एंटीपोडल सेल ऊपर है, ये माय मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। पोलर दो न्यूक्लियाई होते हैं। अब निषेचन कैसे होता है समझिए कि जब पराग नलिका यहाँ आती खुलती बाबू ना तो पराग से दो न्यूक्लियस, दो केंद्रक रिलीज फ्री होते हैं और ये आ जाते हैं भ्रूणपोष में। हाँ, इसी में मिलने की, इसमें इंटर करने की क्रिया तो निषेचन कहला रही थी, है ना। यहाँ परागकणों को स्वतंत्र होकर स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर आना परागण, और नर युग्मक का और मादा युग्मक का मिलन निषेचन कहलाता है। सो सिंपल। दो न्यूक्लियस आए, एक ने एग सेल से निषेचन किया और एक ने किससे किया? पोलर न्यूक्लियस से। तो एग सेल से जो निषेचन होता है वो सत्य निषेचन कहलाता है, और इधर फाल्स निषेचन, असत्य निषेचन। लेकिन समझिए यहां पे न्यूक्लियस की संख्या 3n हो जाती है। अरे यार, दो तो ऑलरेडी पहले ही से है, एक ठो नया आ गया तो ये 3n हो गया, और यहां 2n होता है। 2n मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें दिया है उत्तर क्या? भ्रूणपोष में ध्रुवीय केंद्रक के मध्य में आकर परस्पर मिलकर द्विगुणित केंद्रक 2n केंद्रक बनते हैं। एक नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक परस्पर मिलकर 3n, 3x यहां दिया लेकिन 3n भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि भाई यहां आके 3n बनाता है और यहां पे आके 2n बनाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है जरायुजी अंकुरण किन पौधों। जरायुजी क्या होता है यार? वीवी पैरस जो बच्चे देने वाले होते हैं, अंडे नहीं दे, ओवी पैरस अंडे देने वाले, वीवी पैरस बच्चे देने वाले। ये कह रहा सीधे कौन डायरेक्ट क्या होता है? बच्चे देते हैं, मतलब सीधे पौधे उत्पन्न करते हैं, बीज का फॉर्मेशन नहीं होता। छोटे पौधे में राइजोफोरा नामक एक प्लांट है जो क्या करता है? सीधे अपने बॉडी से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। उसके अंदर कोई भ्रूण का या इम्ब्रियो का या किसी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। बात क्लियर? राइजोस्पोर। 8वां, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? यही तो है पहला मैंने बताया था पॉलीगोनम प्रकार का। पॉली मतलब बहुत। पॉलीगोनम में कितने केंद्रक भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना? पॉली का मतलब बहुत, है ना। कितने टोटल? तो एक यहां हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉलीगोनम प्रकार के क्या है? पॉलीगोनम भ्रूणपोष में 8 केंद्रक होते हैं और 7 सेल होते हैं। बस फिगर के हिसाब से एक्सप्लेन करने की बात होती है ना। जैसे पता चल गया फट आ जाता है तुरंत। तो पॉलीगोनम आए तो बिल्कुल भूलिएगा मत, यही है जो इसके अंदर पाया जाता है। आगे बढ़े, जौ के 100 दाने प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ये इतनी दफा पूछ दिया गया है, 125 इसका उत्तर इतनी बार पूछा, 125 बार मुझसे पूछा गया। तो आप सुनिए कैसे 100 बीज प्राप्त करने के लिए यार 100, अब याद हो गया कि 125 होता है, लेकिन कैसे होता है समझ लीजिए कि यार अर्धसूत्री विभाजन में बाबू, तो अर्धसूत्री में, अच्छा समसूत्री अर्धसूत्री मतलब समझिए कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। अर्धसूत्री में बाबू एक कोशिका से सडनली 4 कोशिका बनती है। पहले 1 से 2, तुरंत 2 से 4 बन जाती है। लेकिन समसूत्री में बाबू एक कोशिका से केवल 2 कोशिका बनती है। यहां तो यार भ्रूणपोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब कि एक कोशिका से कितना बनेगा? 4। तो यार होना 100 दाना चाहिए, 100 दाना चाहिए, मिला जुला तो 25 होना चाहिए था। लेकिन यहां तो बाबा जी बता रहे हैं कि 125 विभाजन। समझिए कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं, पक्का समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो अब इसे क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को कि जौ के 100 दानों प्राप्त करने के लिए कितना अर्धसूत्री विभाजन होता है, आइए समझते हैं। यार 100 दाना प्राप्त करना है
तो नर और मादा दोनों का मिलन होना कंपलसरी है, और वो भी कितने दानों के साथ? 100 परागकण मिलेंगे और 100 जो है अंड मिलेंगे, तभी तो ऐसा हो पॉसिबल है ना। तो आइए समझते हैं कैसे कैसे होता है, कि कैसे 125 हो जाता है। तो इन दोनों के मिलने से ऐसा होना चाहिए, होगा तभी बीज का निर्माण होगा। इस बात को मैंने यहां पे मेंशन करके रखा है। 100 दाने 100 नर को प्राप्त करने हैं, तो नर को बोलते हैं भैया परागकण। क्या बोलते हैं? नर क्या होता है? तो नर होता है परागकण। परागकण 100 दाने प्राप्त करनी है, तो एक पराग मात्र कोशिका से, एक परागकण को मैं मात्र कोशिका लिख देता हूं। कोशिका से कितने दाने प्राप्त होते हैं? तो 4। बातें क्लियर हुई? अब भाई 100 प्राप्त करना है, तो 25 चौके 100, 25 बार अर्धसूत्री विभाजन। कितनी बार? 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो टोटल कितने दाने प्राप्त हो जाएंगे? तो 25 गुणे 4 बराबर 100 परागकण प्राप्त हो जाएंगे। बातें क्लियर हो रही? एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं कि परागकणों में विभाजन हुआ तो 25 बार विभाजन हुआ, ये रिजल्ट आया है परागकण का। मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता तो यहां भी तो 4 होगा, इसमें भी 4 सेल मिलेंगे, 4 कोशिकाएं मिलेंगी, या 4 गुरु बीजाणु मिलेंगे, है ना, जैसे परागकण में मिल रहे थे। परंतु बाबू 4 सही बात है, मिलता है, बट इसमें से 3 जो होता है वह डेड हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है। केवल एक बचता है, एक लिव होता है, या एक जीवित रहता है, कह सकते हैं एक सर्वाइवल होता है, कह सकते हैं, या सक्रिय होता है। आप अपनी भाषा में देख सकते हैं कि एक सक्रिय होता है, एक सक्रिय होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 3 नष्ट हो गए, केवल एक बचा। तो बाबू वैसे तो होना चाहिए था 25 बार में 100 प्राप्त हो जाता, लेकिन 3 मर जाते हैं, केवल एक ही बचता है। तो अब 100 प्राप्त करना है, तो कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा? 100 अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी तो हमको 100 गुरु बीजाणु मिलेंगे। तो 100 इधर हो गया और 25 इधर, तो इन दोनों की संख्या कितनी हो जाती है? 125। ये उत्तर है। अर्थात नर और मादा के 100 नर के 100 परागकण और इधर मादा के 100 गुरु बीजाणु जो होते हैं मिलते हैं, या कह सकते हैं ओव्यूल मिलते हैं। तो क्या होता है? 125 अर्धसूत्री विभाजन होता है, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो ये आपका गजब का आंसर है। आई होप कि आई क्लियर हुआ होगा। इसी क्वेश्चन को मैंने यहां डिटेल में समझा के रखा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो नर और मादा मिलते हैं, युग्मक बनता है, युग्मक से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। और कितने दाने प्राप्त करने थे? 100। तो परागकण से इधर बीजाणु, ये मादा है, ये नर है, यहां से कितने मिलते हैं? 4 परागकण मिलते हैं, चारों में से बस 100 प्राप्त करना है बाबू, तो 25 अर्धसूत्री विभाजन हो गया, 100 प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ जो होता है गुरु बीजाणु मात्र सेल से 4 गुरु बीजाणु मिलते, ठीक है, बट 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है, तो एक ही बचता है, तो 100 प्राप्त करें तो 100 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि 125 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है भ्रूणपोष का विकास आवृत्त बीजी पौधे की किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भ्रूणपोष का विकास, अर्थात इसमें भ्रूण का विकास। आप समझिए, मैंने आपको कई बार इस टॉपिक को समझाया है कि ये यहां से लेकर यहां तक मादा जनन तंत्र होता है, और ये जो होता है ये नर जनन तंत्र होता है पौधे का, जिसे हम एंथर कहते हैं, और इससे फिलामेंट जुड़ा होता है। यही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मादा भाग कहलाते हैं। तो आप समझिए, इसी के अंदर ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, होती है पक्का, और एक ओव्यूल्स में एक इम्ब्रियो भ्रूण होता है, इम्ब्रियो होता है, और इसी से बीज का निर्माण होता है। एकदम पूरी प्रक्रिया क्लियर करके रखिएगा कि भ्रूण से बीज का निर्माण होता है और ओवरी अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आगे बढ़े, इसके अंदर जब निषेचन की क्रिया होती है, एक इससे मिला, इसे कहा गया त्रिसंलयन 3n, और एक इससे मिला तो ये 2n, अर्थात यहां 2 न्यूक्लियस 2n और यहां 3 न्यूक्लियस 3n, अर्थात त्रिसंलयन से नयन और क्या दोहरा निषेचन,
के फलस्वरूप क्या होता है, दो प्रक्रिया, एक त्रिसंलयन द्वारा होता है। मैंने त्रिसंलयन बताया है कि 3 न्यूक्लियस यहां मिलते हैं, और एक 2 न्यूक्लियस से दोहरा निषेचन द्वारा होता है। उत्तर क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 21, टैपेटम का क्या कार्य है? टैपेटम क्या होता है समझिए। ये जो परागकोश पराग एंथर है, जिसे हम बोलते हैं, उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था पिछले वीडियो में कि जो एंथर होता है वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा एक थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, ये थोड़ा सा ऐसे सेब की तरह आकृति धारण करता है, ऐसा होता है। आपने डायग्राम में, मैं यहां डायग्राम सेट कर दे रहा हूं। इसके बीच में बहुत सारी सेल्स होती हैं और बीचों बीच कुछ इस तरह की सेल होती हैं, अर्थात समझिएगा ये सेल कहलाती है टैपेटम। क्या कहलाती हैं? टैपेटम। और टैपेटम के अंदर होता है ये परागकण। ये जो डायग्राम है, ये अगर मैं यहां बना दूं, ये रहा डायग्राम, कोष्ठ है, और इसी चारों कोष्ठ की संरचना यहां पे ऐसे करके दिखाई गई है। यही कोष्ठ की संरचना यहां दिखाई गई। तो यहां भी एक कोष्ठ होता है, एक यहां एक यहां। तो मैं केवल एक बता रहा हूं कि यहां वाला भाग पूरा टैपेटम कहलाता है, और टैपेटम क्या करता है, इसी के अंदर, इस टैपेटम के ठीक अंदर क्या होता है, परागकण पलते हैं। तो ये परागकणों को क्या करता है, न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। आई होप क्लियर? आसानी से, बहुत छोटे छोटे टर्म है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो स्किप हो जाते हैं, हट जाते हैं, 2 नंबर खत्म, है ना। यहाँ तो नंबर को कलेक्ट करना है यार, है ना। नेक्स्ट, अपयुग्मन से आप क्या समझते हैं? अपयुग्मन को बोलते हैं एपोगैमी। क्या बोलते हैं? बातें समझिएगा। एपोगैमी, अपयुग्मन। यदि ये जो भ्रूण है, इसमें अंड के अतिरिक्त, ये जो अंड है भाई, अंड है, इसके आसपास सहायक कोशिका है, अंड के अतिरिक्त भ्रूण में किसी भी अन्य भाग से, चाहे एंटीपोडल सेल से या पोलर न्यूक्लियाई से या सिनर्जिड सेल से, किसी से भी निषेचन हो जाए और फल या बीज का निर्माण हो जाए, तो यह प्रक्रिया कहलाती है एपोगैमी। आई होप क्लियर। किसका इन्वॉल्वमेंशन नहीं रहेगा, मतलब कौन इन्वॉल्व नहीं रहेगा भाई अपयुग्मन में? केवल अंड नहीं रहेगा, मतलब अंड से जो निषेचन होता है वो सत्य निषेचन कहलाता है। यदि अंड के अतिरिक्त भ्रूण में किसी भी भाग से निषेचन हो जाए तो वह अपयुग्मन कहलाता है। 2 नंबर पक्का क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23वां, पुष्प में पुमंग का क्या कार्य? अरे पुमंग, 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 ये रहा पुमंग, अर्थात नर युग्मक होता है ना। पुमंग इसी को बोलते हैं। ये जो परागकण होते हैं, परागकोश की पूरी प्रक्रिया को हम पुमंग बोलते हैं। ये नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक। और नर युग्मक क्या करते हैं? मादा युग्मक से निषेचन करते हैं, है ना। तो यही तो है कि परागकण नर युग्मक का निर्माण करते हैं और निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या होते हैं, पुमंग। ये हिंदी में लिख लेते हैं पुमंग। आप एकदम क्लियर करके रखिएगा कि भाई इस लेसन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि हिंदी में पुमंग, फिर अगर सिंगल भाषा में देखें तो एंथर, फिलामेंट, परागकोश, परागकण, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, यही सब इनके नाम कई बार चेंज हो के होते हैं, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो परागकोश को, जो पूरे सिस्टम को पुमंग बोलते हैं, और ये होते हैं नर युग्मक होते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? सिंपल, ओवरी। हमने पहले बता रखा है कि ओवरी से अंड, फल का निर्माण होता है, और ये जो इम्ब्रियो भ्रूण है इससे बीज का निर्माण होता है। दोनों बातें समझ में आई कि ओवरी से फल का निर्माण और इम्ब्रियो से, अर्थात भ्रूण से बीज का निर्माण। नेक्स्ट 25वां, एक आवृत बीजी पुष्प में पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर तथा मादा युग्मक का विकास। ये नर युग्मक है, पहले बता रखा, कितनी बार बता दिया भाई कि नर युग्मक है, और यहां से लेके यहां तक मादा युग्मक है। तो क्या दिया है? अब मैंने पहले बता दिया, इस उत्तर पहले ही आ गया कि नर युग्मक कहां होते हैं भैया? परागकोश या परागकण होते हैं नर युग्मक, और ओवरी, अंड, ये होती है मादा युग्मक। बातें क्लियर हो रही हैं? तो जो अंडाशय होता है उसमें ओव्यूलर अर्थात भ्रूण होते हैं जो मादा युग्मक कहलाते हैं। बातें क्लियर? आगे बढ़े। 2 आभासी फलों, आभासी का मतलब होता है असत्य फल, है ना, जो सत्य न हो। अगर एग से निषेचन हुआ तो सत्य फल,
और यदि एंटीपोलर न्यूक्लियाई से हुआ तो असत्य फल। तो असत्य फल पूछ रहा है, अर्थात एक का कोई रोल नहीं, अर्थात कौन सा फल? एपोगैमी प्रकार का फल, है ना। कौन सा फल? एपोगैमी प्रकार का फल, अर्थात आभासी फल दो हैं। यहां आप लिख लीजिए काजू, एक काजू हो गया और दूसरा जो है काजू और सेब। काजू सेब जो है दो आभासी फल है, असत्य फल है, इनका निषेचन अंड से नहीं होता। आगे बढ़े, नेक्स्ट है साइथियम पुष्पक्रम किस प्रकार के पौधे? साइथियम जो होता है बाबू ना, वो यूफोर्बिएसी एक फैमिली है। फैमिली का मतलब परिवार होता है ना। ये पौधों का परिवार है जिसमें साइथियम प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ये देखिए मैंने डायग्राम लगा के रखा। इसकी जो संरचना होती है कप लाइक होती है, उसी में बड़े बड़े मेल गैमेट्स ओरिजिनेट होते निकलते हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम बोलते हैं साइथियम पुष्पक्रम। बात क्लियर? और ये होता है यूफोर्बिएसी फैमिली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएसटी में यहां से क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि यूफोर्बिएसी जो होता है उसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो कैसा होता है? साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। आई होप क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मादा युग्मकोद्भवी के एक बीजांड विकास से आप क्या समझते हैं? चलिए बताते हैं आपको। एकदम सेम क्वेश्चन आ गया, ये 100 दाने वाला। आप समझिएगा कि मादा युग्मनज जो होते हैं, अर्थात गुरु जो बीजाणु होते हैं मात्र कोशिका, इसे हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, अर्थात गुरु बीजाणु, है ना। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, और इसी में बताया गया है कि 125 दाना कैसे हुआ भाई, कि नर का 25 बार विभाजन हुआ तो 100 दाने प्राप्त हो गए, 100 परागकण प्राप्त हो गए। लेकिन इसके जो थे मादा के थे, इसके एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 तो बनते हैं, बट 3 अनसर्वाइवल हो जाते हैं, मर जाते हैं, केवल एक ही बचता है। अर्थात गुरु बीजाणु में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, अर्थात कह सकते हैं 4 भ्रूणपोष बनते हैं। 4 भ्रूणपोष बनते हैं, जिसमें से 3 निष्क्रिय हो जाता है, मर जाता है, केवल एक बचता है। एक जो शेष सक्रिय जो भ्रूणपोष होता है, इसी को हम बोलते क्या है? युग्मकोद्भिद, है ना। क्या बोलते हैं? एक सक्रिय जो भ्रूणपोष होता है उसे हम युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अर्थात यही पूछा है, बात यही बोल रहा है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? अर्थात एक बीजाणु विकास ये हो रहा है, इसे 3 भ्रूणपोष निष्क्रिय हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है। क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद बोलते हैं। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो आप जानते हैं पुष्प का कौन सा भाग फल बनाएगा? ओवरी फल बनाती है। लेकिन ये असत्य फल होता है, आभासी फल। इसमें जो अंड बनते, मैंने यहां डायग्राम बना के रखा था कि यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है बाबू ऐसा, और इसमें एक सेल इधर जो होती है सिनर्जिड सेल, इसमें एक के साथ निषेचन नहीं होता, इसीलिए हम इसे असत्य फल बोलते हैं, और ये असत्य फल को ही आभासी फल बोला जाता है। नेक्स्ट, तीसवा, परागण की परिभाषा दीजिए। ओहो, परागण क्या होता है? मैंने आपको समझाया था। ये देखिए, ये था पुष्प का मादा और नर भाग, ये नर भाग था और ये मादा भाग था, और यहाँ पे क्या थे? परागकण, इसी में जो एंथर कहलाता था। एंथर अर्थात परागकोश में परागकण थे, और परागकणों का स्वतंत्र होकर कहां आ जाना? वर्तिकाग्र पर आ जाना परागण कहलाता है। कितना सिंपल है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्वतंत्र होकर आ जाना परागण कहलाता है। यदि वो वायु द्वारा होता है तो वायु परागण, यदि वो जल द्वारा होता है तो जल परागण, यदि वो कीट द्वारा होता है तो कीट परागण। बातें क्लियर? चाहे जिस तरह से घुमा फिरा के उलट पलट के दे, आप आराम से कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सरस फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो बाबू, जो सरस फल होता है, सरस का मतलब होता है रसदार फल, है ना। सरस फल की पहली क्या विशेषता है कि इसके फल में गूदा बहुत ज्यादा होता है। गूदेदार कह सकते हैं या गूदा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, जिसको आम
के बीच में जो गुदा होता है वो सरस फल का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा और क्या कह रहा है कि ये वो सरस फल होते हैं, इनमें 3 भित्तियां होती हैं, एक बाहर से और फिर एक मध्य और फिर इधर बीच वाली सील वाली, है ना। ये डायग्राम है आम के काट का, मतलब एक सीधी काट रखी गई है आम की, ये डायग्राम में है। आप मैंगो बनाइएगा और उसके बीच में एक छोटा सा गोल सा वो कर दीजिएगा, उसका बीज बना दीजिएगा और ये नाम लिख लीजिएगा कि सबसे ऊपर जो होता है वह एपिकार्प होता है, फिर बीच में जिसको बहुत अच्छे से खाते हैं वो मेसोकार्प होता है, मध्य फल भित्ति, बीच में सीड होता है और सीड के ऊपर इंडोकार्प होता है। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। तन्मयता के साथ लगिए और बेहतरीन करिए, रिस्पांस दीजिए। जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट किए हैं, जिनकी सारी उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, उनके विश्वास को मत तोड़िए, बेहतरीन ढंग से लगिए और बेस्ट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।